थोड़ा सा रश्मि रथी हम आज कुछ आपको पहले बताएंगे, फिर आज स्टार्ट करेंगे। बहुत दिन हो गया था रश्मि रथी। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। उत्साहवर्धन के लिए हम लोग थोड़ा उसको पढ़ते, उसका पाठ करते हैं कि जीवन में जिस तरह की समस्या कर्ण जैसे महायोद्धा के सामने थी और उसने उसका समाधान निकालने का पुरजोर प्रयास किया, और जो जीता हुआ युद्ध था, उसके पक्ष का युद्ध था, उसको भी दान कर दिया। तो रश्मि रथी एक ऐसी रचना है जिससे वर्तमान की समस्याओं से भी जूझने की शक्ति मिलती है। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कोई भी साहित्य लिखा जाता है तो उसके पीछे बड़ी सोच काम करती है। तो रश्मि रथी आपके सिलेबस में ऐसे नहीं है, लेकिन जिस तरह का आपका एग्जाम है, जिस तरह से आपको सोचना है, शक्ति लगानी है, उस शक्ति के उत्साह के लिए, उसकी जागृति के लिए रश्मि रथी का हम लोग थोड़ा पाठ करते हैं। अभी हम लोग आखिरी सर्ग में चल रहे हैं। आखिरी सर्ग में स्थितियां ये बनी हुई हैं कि कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। एक राउंड युद्ध होने की स्थिति बनी हुई है। भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कर्ण को, अर्जुन को, कि देखो अब विलंब मत करना, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है। कर्ण से संघर्ष करने के लिए तुम्हें बहुत शक्ति चाहिए, बहुत साहस चाहिए। कर्ण युद्ध से पहले कर्ण के पास जो भी दिव्य अस्त्र हैं, चाहे वो कवच कुंडल हैं, हर चीज इंद्र उनसे मांग लेता है, क्योंकि इंद्र का ही पुत्र अर्जुन होता है। तो इस रचना से हमारे सामने क्या क्या स्थितियां बनी है। देखिए, जब युद्ध भूमि है तो कर्ण पहुंच गया है युद्ध भूमि में और जाकर वहां पर गरजता है कहां पार्थ, है कहां पार्थ। पार्थ मतलब अर्जुन। अर्जुन का एक नाम है पार्थ, इसीलिए जो भगवान कृष्ण का एक नाम है पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी। तो करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल, प्रतिभट से रण, आके संघर्ष करो, मैं आ गया हूं युद्ध भूमि में। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट रह जाएगी? अपने युद्ध में नहीं आते, ये मूलियों को भेज दिया है कटने के लिए मेरे सामने। जब युद्ध होता है तो आपको थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ऐसे आप तैयारी करने आए हैं तो आपकी तैयारी उस समय दिखेगी जब आपके पास कुछ हो कंटेंट भीतर। जब कुछ है ही नहीं तो क्या दिखेगा? युद्ध भूमि में कौन गरजेगा परीक्षा में? जिसको कुछ आएगा जाएगा, और जिसको कुछ नहीं आएगा वो क्या कर देगा? तो यहां पर यही बता रहा है कर्ण, क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी वह अपना चमत्कार दिखलाएगी? कोई वीर हो तो भेजो उसको। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेट लेता हूं। जहां भी अर्जुन छिपा है मैं हाथ समेट ले रहा हूं। सबके समक्ष जो लोग हैं, सबके सामने मैं उसको चुनौती देता हूं कि तुम आओ रणभूमि में, मेरा सामना करो। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यू से निकल जरा सम्मुख आए। जो व्यू में वो है, अपने आप को एक स्थान पर रोक रखा है, वहां से बाहर आए और मेरा सामना करे। दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। देखिए, युद्ध भूमि में जब उतर गए आप, तो मरना क्या और मारना क्या, अब कुछ नहीं बचा है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रश्मि रथी की लाइन है, मानो जब जोर लगा देता है। जब दशरथ माँ जी ने जोर लगाया, पत्थर को रास्ता देना पड़ गया। आप जोर लगाएंगे तो वो गेट भी खुल जाएगा, लेकिन जोर लगाना पड़ता है। पर आगे देखिए, पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते हैं। लेकिन आज भगवान कृष्ण उसके सामने रथ लेकर नहीं आ रहे हैं।
कर्ण के साथ युद्ध से शिष्य को बचाए फिरते कि आज युद्ध नहीं होना चाहिए। चिंता थी एक अग्नि कराल की, एक अग्नि थी। कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जिसका वो प्रयोग करके अर्जुन को मार सकता था। उस अस्त्र से बचाने के लिए यहां पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए आज यहीं तक, आगे इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ बातें हम लोगों ने, हमको लग रहा है कि यहां तक हो चुका था। क्यों? अगले दिन हम लोग ये देखेंगे, 7वें सर्ग पे आ गए थे ना। अगली क्लास में 7वें सर्ग पे थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहां तक चर्चा हुई थी हमारी? यहां पे पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो के बारे में हो गया था। पृथ्वीराज रासो में कुछ आपने समझा था? क्या है पृथ्वीराज रासो? कुछ लिखना था उसमें? इसका मतलब क्या है? जो रासो का क्या मतलब है? रासो का क्या है मतलब? रासो का जहां पर जो वीरता है वो केंद्रीय भाव हो। ऐसी रचना है ये जो पृथ्वीराज रासो, जहां पर वीरता केंद्रीय भाव है। इसके अलावा यहां पर आपको श्रृंगार भी दिखाई देगा। हमने आपको बताया था कि जो रासो साहित्य उसके भी 2 हिस्से हैं। क्या है डिंगल में? और यहां श्रृंगार और कोमल भाव। जो रासो साहित्य है उसके 2 हिस्से हैं। 2 प्रकार के रासो साहित्य मिलते हैं। एक मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग डिंगल। तो इसमें क्या है? डिंगल साहित्य में वीरता को बहुत ज्यादा महत्व है। और रासो साहित्य का दूसरा हिस्सा है पिंगल, जिसमें हम देखते हैं कि श्रृंगार, अगर आप देखते हो तो श्रृंगार को बड़ा महत्व दिया गया। मतलब प्रेम, कोमल भावनाएं, श्रृंगार को अत्यधिक बल दिया गया है। तो यहां हमें ये चीज दिखाई देती है। तो पृथ्वीराज रासो की कहानी क्या है? इसमें आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है चंदर बरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है या राजकवि आप कह सकते हो। इसने अपने जो राजा की प्रशंसा में एक रचना लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? हाँ। अब इसमें कुछ कहानी है। आप सब जानते इतिहास, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था। ठीक है, गोरी हार गया था, चौहान जो विजयी हुआ था, है ना। लेकिन आमतौर पे जो भारत में है, जो ये मान्यता है कि अगर कोई हार गया तो उसको क्षमा कर दीजिए, क्षमादान दीजिए, तो क्षमादान दे दिया गया। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर से
जो युद्ध की घोषणा कर दिया चौहान के खिलाफ, तो तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। और यहां पर चौहान की हार हुई और जो मोहम्मद गोरी है उसकी विजय हुई। इस घटना में इन्हीं सारी बातों का, अगर आप देखेंगे इस पुस्तक में इतिहास को भी थोड़ा बहुत रखा गया है, और यहां से मोहम्मद गोरी चौहान को अपने साथ ले जाता है गजनी, जहां उसे अंधा करा दिया जाता है। हाँ वही, ठीक है। एक इतिहास ये है। अब जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है उसमें इसी सारी ये जो पूरी घटना है उसी का एक व्यवस्थित एक विवरण रखा हुआ है। पहले तो ये बताया गया है चंद्रबरदाई के द्वारा कि पृथ्वीराज चौहान कितना महान था, कितना वीर था। आमतौर पे होता है दरबारों में, लोग रहते हैं दरबारी, तो अपने राजा की महानता की बहुत ज़्यादा जो प्रशंसा करते हैं, कसीदे गढ़ते हैं कि हमारे राजा साहब जब चलते हैं तो धरती हिलने लगती है, बिजली चमकने लगती है, इंद्र का दरबार फीका है राजा साहब के आगे। जब राजा हमारा जब बैठता है तो लगता है कि हर राजा उसके सामने बहुत छोटे हो गए हैं। खूब उसकी प्रशंसा करना। तो चंद्रबरदाई ने भी ये दिखाया है कि सामंती जीवन कैसा था उस समय का, उस समय के राजाओं की जो सोच कैसी थी, और जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी भी सोच कैसी थी। इसने अनेक प्रकार के विवाह किए और अपने जीवन में भोग विलास को भी जो महत्व देता था वीर था, लेकिन वीरता के साथ साथ इसके अंदर भोग विलास के भी बहुत ज्यादा जो वातावरण का बहुत असर था। बाद में एक घटना होती है, जयचंद नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेता है पृथ्वीराज चौहान। किसका अपहरण कर लेता है? जो जयचंद की लड़की है। संयोगिता। अब एक घटना यह आती है कि संयोगिता ने इसे अपना जो पति मान लिया था, और इसलिए जब पृथ्वीराज चौहान को यह पता चला कि ये मेरे प्रेम में अनुरक्त है, तो चौहान ने कहा अब चाहे जो भी हो जाए मैं इसको जाके अपने साथ ले आऊंगा, अपहरण कर लूंगा। और इसी घटना के बाद जयचंद ने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया कि ऐसा है कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ और इस अत्याचार से मुझको बचाओ। बाद में मोहम्मद गोरी ने इसको भी नहीं छोड़ा, जयचंद को भी नहीं छोड़ा। 1194 में जब चंदावर की लड़ाई हुई, 1194 चंदावर की लड़ाई, तो इसको भी मार दिया गोरी ने। ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, इस पूरी कहानी में आप एक बात समझेंगे कि अपने शासक के अंदर महानता को बहुत ज्यादा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यहां पर जब ये हार जाता है पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद गोरी इसको ले जाता है गजनी, वहां अंधा करा देता है। लेकिन चंद्रबरदाई उस समय उसके साथ नहीं रहता है, एक व्यक्ति के पास रहता है जो उसको कैद कर लेता है। बाद में वो छूटता है और वो भी पहुंचता है गजनी, और अपने जो बादशाह के साथ, जो राजा के साथ कहता है कि मुझे एक बार उससे इजाजत दीजिए मिलने की। इजाजत जब मिलती है उसको मिलने की, तो उसने अपने बादशाह को बहुत उत्प्रेरित किया
और मोहम्मद गोरी से कहा कि हमारे बादशाह के पास एक ऐसी क्षमता है कि वैसी क्षमता इस समय पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। तो बादशाह ने बोला क्या है? कहे हमारे बादशाह शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। कौन से बाण? और ऐसा बाण चलाते हैं कि 7 तवा रख दो उसके बाद भी छेद देगा बाण। तो मोहम्मद गोरी को लगा यार ये तो करिश्मा हमें भी देखना चाहिए। जब इतना खतरनाक करिश्मा एक करता है, एक राजा दशरथ चलाते थे, ये चलाता है। भाई दशरथ भी शब्द भेदी बाण चलाते, इसीलिए मार दिया था श्रवण कुमार को, इसी शब्द भेदी बाण के चक्कर में। गए जंगल में शिकार करने तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। तो दशरथ को लगा कि यार कोई जानवर है जो पानी पी रहा है, लगाया बाण वहीं से और वहां जाके लग गया। शब्द जो फ्रीक्वेंसी से जब बाण, आपने देखा फ्रीक्वेंसी जहां से आ रही तो उसी आधार पे बाण मार दिया। अभी जो मिसाइलें काम करती हैं इसी आधार पे काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी लेती हैं वो। कलाम साहब ने जब ये मिसाइल का डिजाइन बनाया तो उन्होंने महाभारत पढ़ी थी। ऐसे नहीं होता है, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मंत्रों की शक्ति क्या होती है कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। आज आप ये सोचिए कि रेडियो बेतार का संचार बोला जाता है, कोई तार नहीं, रेडियो अपने आप फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है। कुछ तो सिस्टम होगा इस दुनिया में, ऐसे नहीं, अद्भुत है दुनिया। तो यहां आप देखिए इसी बात को चंदर बरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा। गोरी ने कहा ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो हम अवसर देते हैं, अपने राजा से कहो कि ये हमको भी करिश्मा दिखाए। तो धनुष बाण दे दिया गया। उसके बाद ये कहा पृथ्वीराज चौहान ने कि भाई ठीक है, जब आप कहते हो तो हम इस बात को करके दिखाते हैं। तो वहीं से चंदर बरदाई ने एक पद बोला, 12 बांस 24 गज। 12 बांस की दूरी पर, मतलब 1 बांस 2 बांस 3 बांस, जो लंबे लंबे बांस होते हैं, 12 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, यही उसका प्रमाण है। 12 बाज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ए तेपे सुल्तान है मच्चू को चौहान। ए तेपे सुल्तान है, उसी जगह सुल्तान खड़ा है। ता ऊपर सुल्तान है, कहीं कहीं ये भी लिखे आता है ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तब तक अपना उसने अनुसंधान किया, जो धनुष बाण लिया था मारा और वहीं पे लग गया उसके दरबार में मोहम्मद गोरी को बाण, धराशायी हो गए गोरी। ये लिखते हैं चंदर बरदाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये अब चूंकि अपने राजा की प्रशंसा भी तो करनी है, इन्होंने कहा कि जैसे ही बाण चलाया मोहम्मद गोरी वहां पर ढेर हो गया। आंख, अब सोचिए अंधा है पृथ्वीराज चौहान, आंख निकलवा चुके हैं इसकी, अंधा है, अंधा व्यक्ति मार दिया बाण। उसके बाद चंदर बरदाई ने कहा कि फिर मैंने अपने लिए खंजर निकाला, मेरे जो राजा ने कहा कि तुम मुझे मार दे मैं तुझे मार देता हूं। दोनों ने एक दूसरे खंजर मारा और वहीं पर अपनी प्राण लीला समाप्त कर लिया। कहा कि अब जी के दूसरे के हाथों नहीं मरना है, खुद से मरेंगे चंद्रशेखर आजाद की तरह से, गोली स्वयं ही मारेंगे। ये हैं चंदर बरदाई। चंदर बरदाई ने अपने शासक को कहा कि शासक मेरा इतना महान था, ये अगर ये 6 महीने अगर ये युद्ध करने जाता था तो 6-6 महीने विश्राम करता था, इसका पूरा रनिवास साथ चलता था। कई रानियां थी, एक रानी से मिलने जाए तो 1 महीना लगा दे। तो बड़ा भारत में जो राजाओं का पतन हुआ वो इसीलिए हुआ। तो यहां आप देखेंगे कि अभी हम लोग इसमें यही देख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो में एक ऐसी रचना है जहां पर एक व्यक्ति है जो आश्रित है और आश्रित व्यक्ति अपने राजा की प्रशंसा के लिए बहुत सारी बातें बता रहा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य
माना जा सकता है? पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना जा सकता है? क्या होता है महाकाव्य? आपने सुना होगा कि रामायण महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है। जो व्यवस्थित रूप से लिखा गया हो, जिसको प्रबंधित रूप से लिखा गया हो। एक अध्याय का पूरा जो सीक्वेंस हो, कुछ हिस्से हों, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो रूप दिखते हों, एक व्यवस्था दिखे। तो ये कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसी रचना है जिसको हम महाकाव्य मान सकते हैं। अब महाकाव्य मानने के पीछे हमको दो प्रकार की जो कसौटियां मिलती हैं। एक कसौटी है पारंपरिक और एक कसौटी है आधुनिक। मतलब अगर आप किसी रचना को, चाहे पृथ्वीराज रासो हो या और कोई भी रचना हो, अगर आप किसी रचना को महाकाव्य मानेंगे तो उसके पीछे दो कसौटियां होंगी, पारंपरिक और आधुनिक। तो पारंपरिक का मतलब क्या है? जो पीछे की परंपराएं हैं, जो पीछे की परंपरा है उसकी कसौटियां क्या हैं, और आज के समय में जो कसौटियां हैं वो क्या है। आज के समय की दो कसौटियां हैं, इसको बताया है ना? क्या है पीछे की पारंपरिक कसौटी, क्या है बताना? उच्च कुल का व्यक्ति हो, पहली बात, बहुत आसान सा है। उच्च कुल का व्यक्ति हो, उदात्त हो, इसके अलावा उस रचना की शुरुआत में जो मंगलाचरण हो, जैसे आरती होती है ना, कि कोई रचना शुरू होती है तो आरती होती है। फिर इसके अलावा उसमें जो सज्जन की प्रशंसा हो, और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनकी भी प्रशंसा हो। कई रस हो, शांत, जो शांत रस हो, वीर रस हो, दोहा, छंद, चौपाई, अगर आप ऐसे कहें, ऐसे कह लें, अलग अलग छंदों का प्रयोग हो। और अलग अलग जो सर्गों में बटा हो, मतलब ये आगे बताएंगे सर्गों में। इसके अलावा यहां पर चार पुरुषार्थ की बात हो, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। ये कुछ ऐसी कसौटियां हैं जिसके आधार पर आप कहते हो कि कोई रचना महाकाव्य है। इसका मतलब क्या है? जिस रचना में किसी उच्च कुल के व्यक्ति को दिखाया जा रहा हो, तो पृथ्वीराज चौहान उच्च कुल का व्यक्ति है, क्षत्रिय है, ठीक है। उसका चरित्र उदात्त हो, उदात्त का मतलब क्या है? क्षमता हो, उसके बाद भी सबको माफ कर देता, तो उदात्त था। शक्ति के साथ क्षमा करने की भावना, उदात्त चरित्र। लोग कहते हैं बड़ा उदात्त व्यक्ति है। उदात्त मतलब जो दान करने वाला, साहसी,
वीर और वीरता के साथ दूसरों की रक्षा करने का भी भाव हो, है ना। तो उदात्त तो हो, और क्या हो, उस रचना की शुरुआत में आपको दिखाई दे मंगलाचरण, कोई आरती। जैसे अगर आप तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ना शुरू करेंगे कभी, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने जो सज्जन प्रशंसा किया है, फिर दुर्जन की भी प्रशंसा किया है, कहा है कि सब अच्छे हो, जो लोग भी अच्छे हो या बुरे हो, मैं सबको प्रणाम करता। तो यहां पर भी यही बात रखी जा रही है कि मंगलाचरण हो, सज्जन की प्रशंसा हो, दुर्जन की प्रशंसा हो, और कई रस मिलते हों, जो शांत रस मिलता हो, वीर रस मिलता हो, श्रृंगार रस मिलता हो, ये सारे रस मिलते हों, अलग अलग छंदों का प्रयोग हो। अलग अलग छंदों का प्रयोग का मतलब क्या है, जैसे रामचरितमानस का ही उदाहरण ले लें, तो रामचरितमानस में चाहे आपको ये दिखाई देगा, जो दोहा दिखाई देगा, फिर सोरठा दिखाई देगा, फिर इसके अलावा आपको संस्कृत के भी कुछ पद दिखाई देंगे। तो अलग अलग छंदों का भी प्रयोग होता। इसके अलावा कई सर्गों में बटा हो, जैसे आप देखते हैं तो रामचरितमानस 7 हिस्सों में बटा है। कितने हिस्सों में बटा है? 7 सर्ग हैं जो रामचरितमानस में। तो यहां पर भी ये चीज होनी चाहिए, तब हम इस रचना को, ये सारे पैरामीटर हैं, ये क्या हैं, ये सारे पैरामीटर हैं। अगर इन पैरामीटर्स पे पृथ्वीराज रासो आएगा तो हम इसे महाकाव्य मानेंगे। क्या क्लियर हो रहा है कि आपको महाकाव्य मानना है तो ये है इसकी पारंपरिक कसौटियां। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझना है। और क्या है? आधुनिक कसौटियां। आधुनिक कसौटियां में क्या क्या है? उदात्त कथानक हो, उदात्त चरित्र हो, उदात्त भाव हो, और उदात्त शैली हो। ये आधुनिक जो महाकाव्य की कसौटियां हैं। इसका मतलब क्या है? कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उदात्त मतलब बहुत अच्छी कहानी। उस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत उदात्त कहानी आपको यहां पर नहीं दिखाई देती। भोग विलास दिखाई देता है, कोई उस तरह की कहानी आपको जो नहीं दिखाई देती। और क्या दिखाई देता है यहां पर? जो शक्तिशाली है, यहां पर चरित्र की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो शक्तिशाली है, लेकिन उसके अंदर कुछ समस्याएं भी हैं। वो भोग विलास की तरफ अधिक आकर्षित है, उधर ही जाना चाहता है। और अगर आप देखेंगे तो उसके चरित्र में ना तो आपको धैर्य दिखाई देगा, ना संयम दिखाई देगा, और ना कोई इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। तो उसका चरित्र आपको हल्का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 14 विवाह, 1-2 विवाह नहीं, 14 विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान। तो ये इसके चरित्र की एक जो बहुत बड़ी कमजोरी भी मान सकते हैं। उदात्त चरित्र तो नहीं दिख रहा है। तो आधुनिक कसौटियां जो हैं वो ये, अगर आप देखेंगे उदात्त भाव की बात की जा रही है, तो भाव आपको यहां पर उदात्त अच्छा भाव दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जब आप देखते हैं वीरता का भाव यहां पर आपके सामने आता है। कौन सा भाव आता है? वीरता का भाव। कब? जब गजनी के दरबार में ये दोनों व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और मोहम्मद गोरी को मारता है पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं, तो एक भाव आता है कि हाँ यार बहादुर तो थे, आखिरी में जाकर बहादुरी इन्होंने दिखाई। तो उदात्त भाव दिखता है। आधुनिक अगर जो कसौटी है उसमें हमें उदात्त भाव दिखाई दे रहा है। और जो इनकी जो शैली है, जिस रचना को इन्होंने, अपनी रचना को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, भाषा शैली जो है उसमें छंद, और अगर हम देखें तो अलंकार, ये बहुत अच्छे अच्छे रूप में प्रयोग किए गए हैं।
छंद अलंकार का खूब बेहतर प्रयोग किया गया है। जो शैली की बात कर लें तो छंद का, अलंकार का बेहतर प्रयोग किया गया है। छंद अलंकार का अच्छा प्रयोग है, मतलब भाषा शैली काफी बेहतर रखी गई है, मजबूत रखी गई है। इसीलिए आप देखते हैं कि आचार्य शुक्ल, मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं आप, तो हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल सबसे बड़े आदमी हैं। हिंदी साहित्य में हर चीज उन्हीं से शुरू होती है, तुझ पे ही गाना शुरू और तुझ पे ही गाना खत्म। सबसे अच्छा व्यवस्थित प्रयास हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल का ही माना जाता है। तो आचार्य शुक्ल अगर किसी के बारे में कुछ कहें तो बहुत ध्यान से इसको समझ लेने की जरूरत है। जब भी आप पृथ्वीराज रासो पर कुछ लिखें तो उसको कोट करने की भी जरूरत है। क्या बात समझ में आ गई? आचार्य शुक्ल एक बात कह रहे हैं कि भाषा की कसौटी पर जब हम कसते हैं तो जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि इनकी भाषा बेठिकाने है। लोग कहते हैं कि आप बहुत बेठिकाने चल रहे हो, आपका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो आचार्य शुक्ल का एक स्टेटमेंट लिख दो वहीं पे। हाँ, आचार्य शुक्ल पृथ्वीराज रासो की भाषा पर कहते हैं कि आचार्य शुक्ल पृथ्वीराज रासो की भाषा पर कहते हैं कि फिर डबल इन्वर्टेड कामा में भाषा की कसौटी पर कसने पर, भाषा की कसौटी पर कसने पर हमें और निराश होना पड़ता है। भाषा की कसौटी पर कसने पर हमें और निराश होना पड़ता है। हमें और निराश होना पड़ता है क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है मतलब भाषा अच्छी नहीं है। तथा इसमें व्याकरण आदि की व्यवस्था भी नहीं है। व्याकरण आदि की व्यवस्था नहीं है। हाँ, अब इसको बंद कर दीजिए। नहीं, आसान एकदम तुम कभी लिख नहीं पाओगे। अगर थोड़ा आपको 80% याद है और वो भूल रहे हैं आप, और आप इंटरलिंक थोड़ा बहुत उसको कर दें अपने शब्दों से, कोई समस्या नहीं, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में कर लें। तो ये वाली जो पारंपरिक कसौटियां हैं और आधुनिक कसौटियां हैं वो आपको थोड़ा सा मैं 1-2 पॉइंट में जो लिखवा दे रहा हूं एक बार लिख लो। सबसे पहले लिखो पारंपरिक कसौटियां। जो पृथ्वीराज रासो की पारंपरिक कसौटियां, क्या ये से जो महाकाव्य मान सकते हैं? अगर मान सकते हैं तो पारंपरिक कसौटियां क्या है, उसके आधार पर अब हम कसने जा रहे हैं इसको। मतलब ये जितने भी हैं पैरामीटर, इसी पर अब हम इसको कसते चले जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बनाओ।
पारंपरिक कसौटियों में यह माना जाता है, पारंपरिक कसौटियों में यह माना जाता है कि पारंपरिक कसौटियों में यह माना जाता है कि बैठ जाओ बेटा। पारंपरिक कसौटियों में यह माना जाता है कि महाकाव्य का नायक धीरोदात्त हो, महाकाव्य का नायक धीरोदात्त हो। धीरोदात्त मतलब उसमें उसके अंदर धीरज भी हो, धीरोदात्त हो। क्या हो? धीरोदात्त मतलब धीरज हो, साहस हो, शक्ति हो और माफ करने की क्षमता हो। इतना मतलब है। लोग कहते हैं कि हीरो कैसा होना चाहिए? धीर मतलब उसके अंदर हर चीज होना चाहिए। अचानक कोई आए, हथियार नहीं उठाएंगे पहले, जब तक कोई हमें मारेगा नहीं तब तक हम मारेंगे नहीं, इस टाइप का। धीरोदात्त का मतलब ये होता है हीरो। हीरो हर बात पे नहीं मारता। आप फिल्मों में देख लीजिए, हीरो जब आएगा वो आराम से बैठा रहेगा, लोग एक दूसरे मारपीट कर, अचानक हीरो आएगा, पहले गए तुमको समझा दिया, फिर नहीं समझा, फिर उसके बाद हीरो कहेगा ऐसा है कि अब तुमने हमारी बात नहीं मानी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजकुमार। एक हीरो है राजकुमार। हाँ, राजकुमार राव की बात नहीं कर रहा, पुराने राजकुमार की बात कर रहा हूं। जो पुराने राजकुमार हैं, जो तिरंगा में आपको दिखाई देंगे, या आपको दिखाई देंगे जो दिलीप कुमार। ये लोग कैसे नायक हैं? धीरोदात्त। शक्ति है, सामर्थ्य, उसके बाद माफ कर दे, जाओ। लेकिन तब तक अचानक पीछे से आदमी आया, उसने चाकू मार दिया, कहा मुझे पता था तो तुम यही करोगे। जो शक्तिशाली होगा क्षमा वही कर सकता है। जैसे अब तुमको बताएं, एक उदाहरण है, राम कैसे हैं? धीरोदात्त नायक हैं। कैसे हैं? धीरोदात्त। जब जंगल में उनकी पत्नी का हरण हो गया, तो जब उन्होंने ये किया कि भाई हमारी पत्नी की खोज हो जाए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हुई, हनुमान गए, उन्होंने खोज कर लिया। फिर हनुमान के खोज के बाद जब वो पहुंचे समुद्र के पास, तो खूब आराधना किया समुद्र की। भगवान राम ने पहले आराधना किया, शक्ति थी, चाहते तो उसी समय जो समुद्र को वो सुखा सकते थे, लेकिन नहीं सुखाया, आराधना किया। लक्ष्मण को ये सब बात पसंद नहीं आ रही थी। लक्ष्मण ने कहा ऐसा है, आराधना करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, आराधना हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अरे नहीं लक्ष्मण, आराधना थोड़ी सी करने की जरूरत है। धीरोदात्त नायक का यही जो रहता है कि शक्ति होने के बाद भी बहुत जल्दी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा वो। 3 दिन उन्होंने आराधना किया समुद्र की। 3 दिन हो गया और समुद्र नहीं माना। जब समुद्र नहीं माना, तब भगवान राम ने कहा कि भय बिन होत न प्रीति। भय बिना प्रीति नहीं होती। ले आओ लक्ष्मण मेरा धनुष, जल्दी से दौड़ के जाओ। धनुष लेके आए लक्ष्मण, लगाया बाण, तब तक आ गया समुद्र। त्राहि माम, मुझको माफ करो। कहे तुझे इतनी शक्ति, तू नहीं जानता हम कौन है? ये है धीरोदात्त नायक। हाँ, तब हल्का नहीं बनना है। हाँ, धीरोदात्त बनो। शक्ति हो तो शक्ति का सामर्थ्य दिखाओ, और सामर्थ्य अपने से ऐसे लोगों पर आपको दिखाना है कि जो आपसे मजबूत हो, कमजोर पर नहीं। ठीक? तो क्या लिखा? कि धीरोदात्त हो। और आगे लिखो, और रचना में, इसी में ही, और रचना में वीर, सिंगार और
शांत रस में से, और रचना में वीर श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस केंद्रीय रस होना चाहिए। कोई एक रस केंद्रीय रस होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 8 सर्ग हों। इसके अलावा कम से कम 8 सर्ग में बटे हों। 8 सर्ग हों, 8 सर्ग मतलब 8 हिस्से हों, 8 चैप्टर हों। अधिक हो सकते हैं, कम से कम 8 होने चाहिए, तब आप उसको महाकाव्य मानेंगे। मतलब महाकाव्य तब मानेंगे कि कम से कम 8 अध्याय में पुस्तक बटी हो। अधिक कर दो, कम नहीं होना चाहिए, नहीं मानेंगे। इसीलिए तो लिख रहे हैं इसको, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। हाँ, 8 हिस्से हो, 8 सर्ग हो। आगे लिखिए। छंदों का वैविध्य दिखाई देता हो। छंदों का वैविध्य मतलब अलग अलग छंदों का प्रयोग हो रहा हो, दोहा, सोरठा, अलग अलग छंदों का प्रयोग दिखाई दे रहा हो। इसके अलावा 4 पुरुषार्थों का वर्णन हो। 4 पुरुषार्थों, क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का वर्णन हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि। मतलब ये सारे आपने अभी इसी को लिखा है, उसी को आपने पैराग्राफ में, और भी कई सारी चीजें हैं कि मंगलाचरण हो, सज्जन प्रशंसा, ये सारी चीजें भी। अब लिखिए अगला पॉइंट। इन सभी कसौटियों पर, अगला पॉइंट बना के लिखना, इन सभी कसौटियों पर यदि हम पृथ्वीराज रासों को कसते हैं, इन सभी कसौटियों पर यदि हम पृथ्वीराज रासों को कसते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से इसमें महाकाव्य के, तो स्पष्ट रूप से हमें इसमें महाकाव्य के रूप दिखाई देते हैं। महाकाव्य के रूप दिखाई देते हैं। जैसे इस रचना का नायक पृथ्वीराज, राजकीय कुल का है। जैसे इस रचना का नायक पृथ्वीराज राजकीय कुल का है और उसमें वीरता के गुण राजकीय कुल का है, और क्षत्रिय भी है, राजकीय कुल का है, और उसमें वीरता के गुण इतने अधिक हैं, और उसमें वीरता के गुण इतने अधिक हैं कि उसे धीरोदात्त मानने में समस्या नहीं है। वीरता के गुण इतने अधिक हैं कि उसे धीरोदात्त मानने में कोई समस्या नहीं है। संयोगिता से विवाह, इसी में लिखना, संयोगिता से विवाह उसकी काम वासना का परिणाम नहीं है,
संयोगिता से विवाह उसकी काम वासना का परिणाम नहीं है, बल्कि संयोगिता के द्वारा का परिणाम नहीं है, बल्कि संयोगिता के द्वारा उसकी मूर्ति को वरमाला पहना देने से बल्कि संयोगिता के द्वारा उसकी मूर्ति को वरमाला पहना देने से उसके अंदर दायित्वशीलता आ गई, उसके अंदर दायित्वशीलता क्या आ गई? दायित्वशीलता। अब यहां समझिए, जैसे आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति हो, उसकी कोई मूर्ति बनवा ले और उसको वरमाला पहना दे, अगर कोई जो लड़की हो, बात समझिए। मान लीजिए कि आप लोगों में से कोई नायक हो जो राजकुमार हो, और अगर किसी महिला का जो स्वयंवर चल रहा हो और आपको न बुलाया जाए, और वो महिला आप ही को पसंद करती है और आप नहीं पहुंचे, आपकी मूर्ति वहां पर रखवा दी गई है, तो उस महिला ने आपकी मूर्ति को वरमाला पहना दिया। अगर आपकी मूर्ति को वरमाला पहना देगा तो अगर कोई व्यक्ति बहुत योग्य होगा तो कहेगा यार अब हमारा विवाह इससे हो चुका है। तो यही बात पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा कि भाई अगर जो संयोगिता ने हमारी मूर्ति को वरमाला पहना दिया है तो हम उसको जरूर ले आएंगे अपने यहाँ। बहुत सारे जो इसके राज्य में जो ज्योतिषी थे सबने मना किया कि संयोगिता का आपके यहाँ आना बड़ा नुकसानदायक है, आपके लिए जो विनाश हो जाएगा आपका। कि कोई नहीं, जब छतरी आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, कुछ नहीं हो सकता, बीच का रास्ता नहीं। हाँ हाँ, जो वीरता का प्रमाण क्या है, कुछ नहीं मैं मानता हूं। ऐसे भी क्षत्रियों के लिए एक बात कही जाती है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 18 साल से ऊपर अगर छत्री जी गया तो बेकार है उसका जीना। खूब कहानियां भी आप आएंगे इसमें, आपको ये बात समझ में आएगी। और इसीलिए केवल भारत का जो इतना जो बेड़ा गर्क हुआ उसमें एक कारण ये भी है कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजपूतों को दे दी गई। अगर सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी लड़ते तो देश की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। थोड़े से लोगों के भरोसे आप कब तक युद्ध लड़ोगे? इनको हरा दिया, आप सब हार गए। इनको जीत लिया, आप सब गुलाम हो गए। पूरी दुनिया में भारत में ही एक ऐसा कल्चर है जिसमें एक वर्ग विशेष को युद्ध लड़ने का अधिकार था पहले। आज आपकी सेनाओं में हर वर्ग के लोग लड़ते हैं, नहीं लड़ते? और जब सब मिलकर लड़ते हैं तब पहाड़ उठा देते हैं। पता चले एक वर्ग लड़ रहा है, उसको लग रहा है हम ही हैं सूरमा। अरे सूरमा कोई भी हो सकता है, वो फूल कहीं भी खिल सकता है वीरता का। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए वीरता कॉपीराइट है। वीरता सब में होती है, अवसर किसको कितना मिला। कर्ण ने इसी बात को तो चैलेंज किया था कि मैं शूद्र कुल में हूं, उसको नहीं पता था कि वो कौन है। तो जाति का यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसके अंदर आपको एक चीज ये भी दिखाई देगी कि उसकी जो मूर्ति को संयोगिता ने जो वरमाला पहनाया तो उसके अंदर दायित्वशीलता आ गई कि भाई मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उसे लेकर आऊं। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट, इस प्रबंध काव्य में अंगिरस, इस प्रबंध काव्य में अंगिरस वीर रस है। इस प्रबंध काव्य में अंगिरस वीर रस है, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रस कौन सा है इस पूरे प्रबंध काव्य में? वीर रस है।
इस रचना के अधिकांश प्रसंग में, इस रचना के अधिकांश प्रसंग में हमें वीरता की अनुभूति होती है। इस रचना के अधिकांश प्रसंग में हमें वीरता की अनुभूति होती है। अगला पॉइंट, रचना के आखिरी हिस्से में भी, रचना के आखिरी हिस्से में भी वीरता का प्रभाव ही दिखाया गया है। वीरता का प्रभाव ही दिखाया गया है। जब पृथ्वीराज ने चंदर बरदाई के संकेत को समझकर, पृथ्वीराज ने चंदर बरदाई के संकेत को समझकर अचूक बाण चलाया और गोरी को मार दिया। संकेत समझकर अचूक बाण चलाया और गोरी को मार दिया। फिर दोनों दुश्मन के हाथों से मरने के बजाय, फिर दोनों दुश्मन के हाथों से मरने के बजाय एक दूसरे को मार देते हैं। एक दूसरे को मार देते हैं। इस घटना से रचना का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। इस घटना से रचना का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है और पाठक इस घटना से, क्या लिखा इस घटना से, हाँ, इस घटना से रचना का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है और पाठक पृथ्वीराज की वीरता को, पृथ्वीराज की वीरता से गहराई से प्रभावित होता है। पृथ्वीराज की वीरता से गहराई से प्रभावित होता है। ठीक, इसका मतलब समझ पाए कि पृथ्वीराज चौहान में कुछ ऐसी बातें हैं, आखिरी में जाकर चंदर बरदाई ने खेल कर दिया। आप सोचिए, पकड़ लिया गया है शासक, उसको ये लोग ले गए गजनी, उसके बाद भी चंदर बरदाई ने आखिरी में मैच ही पलट दिया। मतलब ये शक्ति है कवि की। एक हाथ में इसके पास कलम है तो एक हाथ में तलवार भी है। इसने कहा कि एकदम सुल्तान चूकना नहीं है और हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो यहां आखिरी में यही चीज आपको दिखाई देती है। अगला पॉइंट बनाओ। महाकाव्य की कुछ दूसरी कसौटियां भी हैं। महाकाव्य की कुछ दूसरी कसौटियां भी हैं, जैसे छंदों का वैविध्य। महाकाव्य की कुछ दूसरी कसौटियां भी हैं, जैसे छंदों का वैविध्य। वैविध्य मतलब विविधता। छंदों का वैविध्य, अलग अलग छंद, छंदों का वैविध्य दिखता है।
इस दृष्टि से देखा जाए, इस दृष्टि से देखा जाए तो इस काव्य की तुलना में, इस दृष्टि से देखा जाए तो इस काव्य की तुलना में हिंदी का कोई दूसरा काव्य नहीं ठहरता। इस काव्य की तुलना में हिंदी का कोई दूसरा काव्य नहीं ठहरता। चंदर बरदाई ने इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इसमें पृथ्वीराज रासो ने, चंदर बरदाई ने इसमें 68 प्रकार 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। एक दो छंद नहीं, 68 प्रकार के छंद, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इसीलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने, एक बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, अभी मृत्यु हो गई है, जो डॉक्टर नामवर सिंह की हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह ने, ऐसे लिख दो, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद को, चंदर बरदाई नहीं कह रहे हैं, चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा गया है, छंदों का राजा कहा है। इतने अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, इसलिए कहा चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा है, क्योंकि जो चंदर बरदाई रचना है उसमें अलग अलग स्थान पर रचनाकार का नाम चंद भी आता है, चंदर बरदाई या चंद। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट बना के। यह ग्रंथ सर्गों में विभाजित नहीं है, यह ग्रंथ सर्गों में विभाजित नहीं है, बल्कि समय में विभाजित है। यह ग्रंथ सर्गों में विभाजित नहीं है, सर्गों में विभाजित नहीं है। तो किस में विभाजित है? समय में। मतलब इस समय में ये हुआ, फिर इस समय में ये हुआ, फिर इस समय में ये हुआ, इस समय में ये हुआ, अलग अलग जो एक निश्चित तिथि है, उस तिथि में क्या चीजें हुई उसमें बांटा गया है इसे। इसके चैप्टर समय के आधार पर बांटे गए हैं। इस समय में ये हुआ, ऐसे दिखाई देता है। हाँ, यहां पर मतलब इस पुस्तक में जो चंदर बरदाई हैं उन्होंने सर्ग में नहीं बांटा है, अलग अलग हिस्से किए हैं, समय के आधार पर अलग अलग हिस्से किए। इस समय में ये रहा, इस समय में ये रहा। आगे लिखिए। लगभग हर घटना के बाद समय बदलते रहे। हर घटना के बाद समय बदलते रहे। इस ग्रंथ में कुल 69 समय आए हैं। 69 समय आए हैं, मतलब 69 समय की यहां पर चर्चा है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, 69 समय आए हैं। अगर 69 समय आए हैं तो 8 सर्गों से तो बहुत ऊपर की बात हो गई। आपने यही तो कहा था कि 8 सर्ग होने चाहिए कम से कम। अब 8 सर्ग से तो बहुत ज्यादा है, 8 सर्ग से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 69 समय का एक पूरा इसमें दृष्टांत दिया गया है। एक समय, दो समय, मतलब लंबे समय का एक
ववरण यहां पर जो विवरण रखा गया है, और ये विवरण 8 सर्गों की जो शर्त है उससे बहुत ऊपर है। ये बात आपको समझनी। अगला पॉइंट बनाओ। इस रचना में 4 पुरुषार्थों का अनुपात भी ठीक रखा गया है। 4 पुरुषार्थों, इस रचना में 4 पुरुषार्थों का अनुपात भी ठीक रखा गया है। चार पुरुषार्थों का अनुपात भी ठीक रखा गया है, जो महाकाव्यात्मक शैली को बढ़ाते हैं। जो महाकाव्यात्मक शैली को और बेहतर करते हैं। जो महाकाव्यात्मक शैली को और बेहतर बनाते हैं। जो महाकाव्यात्मक शैली को और बेहतर बनाते हैं। अगला पॉइंट, ये तो हो गया जो परंपरागत कसौटियां। अब आधुनिक कसौटियों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद एक निष्कर्ष लिख लेंगे, ये प्रश्न खत्म। आधुनिक कसौटी, कुछ विचारक महाकाव्य की पारंपरिक कसौटियों को पुरानी कसौटियां मानते हैं एवं नई कसौटियों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर नगेंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए डॉक्टर नगेंद्र, एक बहुत बड़े ये भी विद्वान हिंदी साहित्य के डॉक्टर नगेंद्र। उदाहरण के लिए डॉक्टर नगेंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने यह माना है कि यदि कोई रचना महाकाव्यात्मक है, तो उसमें उदात्त कथानक होना चाहिए। उदात्त चरित्र हो, उदात्त भाव हो, उदात्त भाव हो। इसके पहले भी लिखा है आपने यही सब। उदात्त भाव हो, उदात्त कार्य हो और उदात्त शैली हो। इसके आधार पर हम महाकाव्य मान सकते हैं।
तो डॉक्टर नगेंद्र इन आधारों पर बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट, यदि इन आधारों पर पृथ्वीराज रासो को कसें, यदि इन आधारों पर पृथ्वीराज रासो को कसें, अगला पॉइंट बनाओ, यदि इन आधारों पर पृथ्वीराज रासो को कसें तो यह हमें कुछ कमजोर प्रतीत होता है, तो यह हमें कुछ कमजोर प्रतीत होता है। जैसे रचना का कथानक, जैसे रचना का कथानक युद्धों से भरा हुआ है, जैसे रचना का कथानक युद्धों से भरा हुआ है और इन घटनाओं के लिए कोई बहुत बड़ा उद्देश्य भी नहीं दिखाई देता, और इन घटनाओं के लिए कोई बहुत बड़ा उद्देश्य भी नहीं दिखाई देता। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान का अगर मूड खराब है तो युद्ध के लिए निकल जाएगा, इसका मतलब यही है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं उस पर कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है, तो वो चीज आपके लिए हमेशा विनाशकारी बन जाएगी। अगर आप देखेंगे तो पहले के समय में राजा जो युद्ध करते थे अपने विवाह के लिए, कि हमारा विवाह हो या अपहरण के लिए, तो यहां पर यह चीज भी आपको दिखाई देती है कि पृथ्वीराज चौहान को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे जो युद्ध लड़ने आवश्यकताएं नहीं थी, उसके बाद जब असली में युद्ध होने लग गए तो उसमें हारने लग गए। यह बात यहां आपको समझनी है। अगली बात लिखो, पृथ्वीराज शक्तिशाली है, समर्थ है, पृथ्वीराज शक्तिशाली है, समर्थ है, वीर है। पृथ्वीराज शक्तिशाली है, समर्थ है, वीर है, किंतु चरित्र के स्तर पर उसके अंदर न संयम है, चरित्र के स्तर पर उसके अंदर न संयम है और धैर्य भी कम दिखाई देता है। न संयम है और धैर्य भी कम दिखाई देता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जब हम उदात्त भाव की बात करते हैं, जब हम उदात्त भाव की बात करते हैं, जब हम उदात्त भाव की बात करते हैं तो रचना में विद्यमान, जब हम उदात्त भाव की बात करते हैं तो रचना में विद्यमान वीरता का भाव, रचना में विद्यमान वीरता का भाव उदात्त माना जा सकता है। रचना में विद्यमान वीरता का भाव उदात्त माना जा सकता है। अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं। कुल मिलाकर हम देखें, कुल मिलाकर हम देखें, अगला पॉइंट बना लो, कुल मिलाकर हम देख, हाँ निष्कर्ष पे चल रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो पारंपरिक कसौटियों पर, कुल मिलाकर देखें तो पृथ्वीराज रासो पारंपरिक कसौटियों पर
महाकाव्य सिद्ध होता है, पारंपरिक कसौटियों पर महाकाव्य सिद्ध होता है, किंतु आधुनिक कसौटियों पर कुछ सीमाओं के साथ, किंतु आधुनिक कसौटियों पर कुछ सीमाओं के साथ, कुछ सीमाओं के साथ इसे महाकाव्य माना जा सकता है। आधुनिक कसौटियों की कुछ सीमाओं के साथ, मतलब कुछ सीमाएं हैं आधुनिक कसौटियों में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे उसका चरित्र वो बहुत महान नहीं है, कुछ सीमाओं के साथ महाकाव्य माना जा सकता है। ठीक है, ये हो गया जो पृथ्वीराज रासो का एक ऐसा प्रश्न जहां से आप ये समझ पा रहे हैं कि ये महाकाव्य है कि नहीं है, अगर है तो किन आधारों पर है, कौन कौन सी कसौटियां हैं। ठीक है, ये इसमें आपको समझना था कि किस तरीके से हम लोग देखें। क्या क्लियर है? एक प्रश्न है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को लेकर, जिसका नाम है आदिकाल। आदिकाल को लेकर एक प्रश्न है, बहुत जो पुराना प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आरंभिक काल आदिकाल है। आचार्य शुक्ल ने आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा था। पहला पेज खोलो जहां पर हमने नामकरण कराया है, और अब वहां पर एक बार नामकरण पे आओ कि कौन कौन से नामकरण हैं। तो वीर गाथा काल हमने बताया था, आचार्य शुक्ल के द्वारा यही नाम दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल वीर गाथा काल है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे काल में हमें वीरता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मतलब वीरता की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो हमने इसको वीरगाथा काल नाम रख दिया। लेकिन वीरगाथा काल कहने के बाद जो अन्य प्रवृत्तियां चलती हैं, उन प्रवृत्तियों को आप छोड़ दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस काल में अन्य प्रवृत्तियां भी चलें जो श्रृंगार की चल सकती हैं, है ना, या जो अन्य भावों की प्रवृत्तियां हो सकती हैं। क्या ये जो सारे भाव हैं, क्या इसमें आ रहे हैं? इससे एक ही भाव निकल के आ रहा है कि वीर गाथा काल। आगे चल के वीर गाथा काल को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद हुआ कि आचार्य शुक्ल ने बोला है तो क्या इसी पे चलें कि कुछ नया करें। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इस समय केवल वीरता की ही रचनाएं नहीं हो रही थी। हमें कोई ऐसा काल चाहिए, एक ऐसा नामकरण चाहिए जिसमें सारी चीजें एक साथ समाहित हो जाए। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम रखा। आदिकाल मतलब आरंभिक काल। आदिकाल का मतलब क्या हो गया? आरंभिक काल, बिल्कुल जो शुरुआत का काल। एक प्रश्न यह आता है कि आदिकाल का नामकरण क्या ठीक है, या जो वीर गाथा काल का नामकरण ठीक था? तो हम इसी पे जा रहे हैं जहां आचार्य शुक्ल एक खास जो प्रवृत्ति पर ही फोकस हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं, इससे अन्य प्रवृत्तियां छूट रही। इसमें हमें सारी प्रवृत्तियों को साथ में लेकर चलना है, तो कोई एक ऐसा नामकरण होना चाहिए जिसमें सभी कुछ समाहित हो जाएं, जुड़ जाएं। इसलिए आदिकाल का हमने ये नाम रखा। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या आदिकाल का नाम भी ठीक है कि नहीं ठीक है? दो प्रश्न आया
कि अगर आप ये देख रहे हो कि एक प्रश्न तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि वीर गाथा काल, फिर दूसरा प्रश्न क्या है, आदिकाल। अब वर्तमान में ये डिबेट है कि इससे अच्छा भी कोई नामकरण हो सकता है क्या? भाई हर काल में कुछ लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि नामकरण में कोई नए नए आधार बने जिससे और ज्यादा हमें उसकी विशेषताएं उस काल की हमको स्पष्ट हो पाए। तो एक पॉइंट बनाओ, आदि काल के लिए बेहतर नामकरण, आदि काल के लिए बेहतर नामकरण। आदिकाल के लिए बेहतर नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण विवाद यह भी है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण विवाद यह भी है कि इसके आरंभिक काल के लिए, सबसे अच्छा नाम क्या हो सकता है? इसके आरंभिक काल के लिए सबसे अच्छा नाम क्या हो सकता है जिसके माध्यम से उस काल की सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध मिले, जिसके माध्यम से उस काल की सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध मिले, बोध मिले। अगला पॉइंट बनाइए। हिंदी भाषा का आरंभ हिंदी भाषा का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाए या 10वीं शताब्दी से माना जाए। हिंदी भाषा का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाए या 10वीं शताब्दी से माना जाए। कहां से हम इसकी शुरुआत करें? कहां से हम इसकी शुरुआत करें? कुछ विद्वान इस आरंभिक चरण के लिए अलग अलग नाम सुझाते हैं। कुछ विद्वान इस आरंभिक चरण के लिए अलग अलग नाम सुझाते हैं, जैसे चारण काल। चारण कौन होते हैं? कवि होते हैं जो राजा के दरबार में, चारण और भाट इनको माना जाता था कवि। चारण काल। इसके अलावा प्रारंभिक काल, इसके अलावा अगर आप देखें तो वीर गाथा काल, आदिकाल। ये सब विद्वान हैं, अलग अलग अपने नाम दे रहे हैं। आदिकाल,
आदिकाल, कुछ लोग इस काल को कहते हैं, आरंभिक काल को, सिद्ध सामंत काल। मतलब इस आरंभिक काल को लेकर कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब हुई और उस काल का पहला नाम क्या है, तो कुछ विद्वान कहते हैं चारण काल, कुछ कहते हैं प्रारंभिक काल, कुछ कहते हैं वे, और कुछ कहते हैं आदिकाल, और कुछ कहते हैं सिद्ध सामंत काल। ये है, इसी पर विवाद है कि आरंभ कहां से हुआ, आरंभ को लेकर समस्या है। अलग अलग विद्वान होंगे, अलग अलग प्रवृत्तियों को देखेंगे, उसी आधार पर ये बातें रखने का प्रयास भी किया जाएगा। तो यहां ये भी आप देखते हैं। अगर आप देखते हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है ये दो हैं, ये दो नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसी नाम पर आपको डिबेट यहां पर समझनी है कि वीर गाथा काल, चूंकि आचार्य शुक्ल इसके भीष्म हैं पूरे, तो वो कोई नाम देंगे तो अपने आप में वो बहुत दिन तक चल देगा। लेकिन आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके नाम को खंडित किया और ये कहा कि वीरगाथा काल से किसी खास जो समय की प्रवृत्ति ही हमको दिखाई देती है। ठीक है, आज के लिए यहीं रुक जाते हैं और कल हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे।